हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो बायोलॉजी के क्लास के लिए आपको काफी दिनों तक वेट करना पड़ा, उसके लिए दिल से सॉरी। क्या करें बच्चों, हम कर भी क्या सकते हैं भाई। कोशिश हमारी होती है कि भाई हमेशा रेगुलर क्लासेस चलती रहे, बट अकेले हैं, समझ सकते हैं आप भी हमारा दर्द। तो डोंट वरी, फाइनली आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 जैव विकास कह लें या विकास चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का वन शॉट वीडियो के माध्यम से निपटारा करने वाले हैं। इसमें बच्चों 2 से 3 टॉपिक ना हर साल पूछे जाते हैं। मिनिमम 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा, जिसमें अगर हम बात कर ले भैया, एक स्टैनले मिलर का प्रयोग, लैमार्कवाद, डार्विनवाद और मानव का उद्भव यानी विकास, ये टॉपिक बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल रिपीट होते हैं। ऐसे ही नहीं, मतलब एक दो नहीं, तीन तीन चार चार पांच पांच सेट में आते हैं। ठीक, इसलिए बोल रहे हैं कि ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा लाजवाब होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठना, इतना जरूर कहेंगे भाई, खींचते चलो, जितना हो सके लिखने का प्रयास करो भैया, हमेशा हम बोलते हैं, क्योंकि यही बच्चों एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के 2-4 दिन पहले आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि आप लिखे रहोगे चीजों को तो आसान होती हैं आपको पढ़ने में भी। क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक का अगर सहारा ज्यादा से ज्यादा लेंगे ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें इतना लंबा कॉन्सेप्ट होता है, आप तैयार कर ही नहीं सकते हो भाई। क्वेश्चन बैंक केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इसके लिए बेटर होता है, और भाई हिंदी इंग्लिश में तो लेना ही है। लेकिन अगर हम बायोलॉजी की बात कर ले भैया, तो बायोलॉजी में क्वेश्चन बैंक से आपको एक तरीका मालूम पड़ जाता है, हाँ कौन सा क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिखकर ही तैयार करने होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बिग बैंग सिद्धांत क्या है। बिग बैंग थ्योरी बहुत ज्यादा पूछता है, याद रखना। तो बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहा है भैया, कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बच्चों, बल्कि इंपॉर्टेंट तो हम कहेंगे। ठीक, और ये जनरली 1 या 2 नंबर वाला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत या फिर बिग बैंग थ्योरी किसे कहते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इलेम नामक, कौन सा भैया, इलेम नामक आद्य पदार्थ अति तप्त, ये तप्त है, तत्व नहीं, अति तप्त कॉस्मिक धूल के बादल में पदार्थ तथा प्रति पदार्थ के बीच जब टकराव हुआ तो टकराव से भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है ना, कहने का मतलब ये जो नियम होता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने के लिए दिया गया था। ठीक, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ये माना गया है कि इसमें कि आज से न जाने मतलब करोड़ों वर्ष पहले अगर हम बात करें भाई, कहा गया, देखिए एक जो प्राचीन परिकल्पना होती है उसमें कहा गया था कि आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी एक आग का जलता हुआ गोला थी। पृथ्वी क्या थी, एक आग का जलता हुआ गोला थी। उसके बाद क्या हुआ कि भाई लगातार भारी वर्षा होती गई, धीरे धीरे पृथ्वी का जो तापमान था वो कम होता चला गया, और जल के द्वारा, क्योंकि भाई कहा जाता है जीवों की उत्पत्ति जल से ही हुई, फिर माना गया कि जल में ही जीवों का निर्माण, यानी विभिन्न प्रकार की गैसें वायुमंडल में उत्पन्न हो गई, लाइक दैट मेथेन हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सारी गैसें उत्पन्न हुई। और इन्हीं के मदद से धीरे धीरे अन्य जैसे भाई घटक जैसे हो गया भैया अमोनिया, फिर उसके बाद जैसे अन्य में अगर हम बात कर लें कि भाई आपका जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा जैसे ओजोन, बहुत सारी अन्य गैसें बाद में विघटन से तैयार हुई। तो ये कहा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति मतलब जीवों की उत्पत्ति कैसी हुई। बट यहां पर क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कहा गया कि इलेम नामक कोई एक पदार्थ, एक भारी सा जैसे पिंड होता है, उल्का पिंड, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, आद्य पदार्थ अति तप्त कॉस्मिक धूल के बादल में, ये जब क्या हुआ, पदार्थ और प्रति पदार्थ यानी जो भी इस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, जो पिंड थे, उनके बीच जब टकराव हुआ तो टकराव से बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ, यानी ज्वालामुखी की तरह से जैसे निकलता है ना, वैसे विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हो गया तो छोटे छोटे कणों में ये जो पदार्थ थे विभाजित हो गए। फिर माना गया कि उससे क्या हुआ भैया, उससे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये सारी पुरानी अवधारणाएं होती हैं, पुरानी परिकल्पनाएं होती हैं, बट अपने को तो देखना ही है, क्योंकि भैया हमारे पेपर से रिलेटेड है। समझ में आया बच्चों? चलिए स्क्रीनशॉट करते चलिए भैया, हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं।
अगला देखते हैं। अब स्टैनले मिलर यानी जीवन की उत्पत्ति के संबंधित में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि भाई नहीं पूछा जाएगा। इस बात की हम 100% गारंटी ले रहे हैं, याद रखना ये 100% पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, ठीक, कि स्टैनले मिलर का जो प्रयोग है, ठीक, इसको आपको बताना है कि ये इन्होंने क्या प्रयोग किया था। अब स्टैनले मिलर जो है, इन्होंने जीवों की उत्पत्ति के संबंध में नहीं दिया, या कह देगा भैया कि जीवन की उत्पत्ति के से संबंधित मिलर का प्रयोग लिखिए, ठीक, या कभी कभार मिलर का प्रयोग नहीं आएगा तो किसी पेपर में आ जाता है कि स्टैनले मिलर का मतलब जो प्रयोग है उसका मतलब नामांकित चित्र बनाइए, तो केवल इतना चित्र ही बनाने को पूछ सकता है, तो कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए भैया देखिए स्टैनले मिलर ने क्या किया। जब हमने बताया कि किस तरह से कैसे है कि भाई पृथ्वी आग का जलता हुआ गोला थी, भाई लगातार बारिश होती गई, फिर बिजली चमकी, ठीक, उसके द्वारा क्या हुआ, जल में छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हुई। तो इन्होंने किया क्या, मिलर ने उसी चीज को लैब के अंदर प्रैक्टिकल कर दिया, यानी वो सारी पर्यावरणीय जो परिस्थितियां थी, सारी परिस्थितियों को इन्होंने लैब में क्रिएट किया और उसी में एक एक्सपेरिमेंट कर डाला। वो क्या होता है फिगर से समझते हैं। इन्होंने किया क्या, देखिए स्टैनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने भैया क्या किया कि सबसे पहले इन्हें क्या किया कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रयोग किया। उन्होंने प्राचीन पृथ्वी पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थितियों को क्या किया, एक प्रयोगशाला में उत्पन्न कर दिया, ठीक, मतलब जो इस नेचर में एक एटमॉस्फेयर होता है जीवों को मतलब उत्पन्न होने के लिए, जीवों का जन्म होने के लिए, उसी चीज को इन्होंने लैब में क्रिएट किया। मिलर ने एक बड़े फ्लास्क में क्या किया, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को 2:1:1 के अनुपात में, मतलब 2:1:2 के अनुपात में ले लिया, ठीक। क्या किया भैया, यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने ये मीथेन हो गया, फिर उसके बाद अमोनिया हो गया, साथ में हाइड्रोजन गैस हुआ, जलवाष्प तो भाई जल तो है ही। ये 3 प्रमुख गैसें इन्होंने भैया CH4 NH3 और हाइड्रोजन गैस, इन्होंने क्या किया, इन गैसों को 2:1:2 के अनुपात में ले लिया, ठीक है, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को। फिर किया क्या, गैसीय मिश्रण को इन्होंने क्या किया बबुआ, गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया। मतलब ये मिश्रण आप देख सकते हैं यहां पर भैया क्या है, देख सकते हैं ये टंगस्टन लगे हुए हैं, ठीक, मतलब ये टंगस्टन का तार है और ये इलेक्ट्रोड है क्या, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, ठीक, धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहा जाता है भाई, जिसपे धनावेश होता है वो कैथोड होता है, जिसपे वो एनोड होता है, जिसपे ऋण आवेश होता है वो कैथोड होता है। तो इलेक्ट्रोड को लगा लिया और इसमें विद्युत स्फुलिंग कराया, यानी विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो भैया इनके बीच क्या है, जैसे एक ज्वाला है, एक जैसे आप क्या है भाई, कोई दिवाली में है ना पटाखे, वो है जो हाथ से इसे छुड़ाते हैं, वो छुरछुरिया क्या कहते हैं, उसमें से जैसे ज्वाला निकलती है उसी तरह से विद्युत स्फुलिंग हुआ। तो इससे हुआ क्या भैया, गर्म होने लगा। तो वही चीज इन्होंने क्या किया, गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म कर दिया और दूसरे फ्लास्क में इन्होंने जल को उबालकर जलवाष्प बनाई। मतलब एक दूसरा फ्लास्क यहां देख रहे हैं उबलता हुआ जल है, यानी दूसरे फ्लास्क में इन्होंने उबलता हुआ जल ले लिया, ठीक है। फिर इसको क्या किया, एक मुड़ी हुई, ठीक, जिसे एक मुड़ी हुई कांच के नली द्वारा बड़े फ्लास्क में प्रवाहित किया। यानी ये देखते हैं एक मुड़ी हुई नली द्वारा एक बड़े वाले फ्लास्क में, यानी ये ऐसे आकर के इधर से बबुआ प्रवाहित हो रहा है। आई बात समझ में, तो ये इतना समझ में आया भैया। फिर आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या किया, ठीक, अभी स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे, डोंट वरी। आगे क्या किया, इन्होंने क्या किया कि इसके बाद दोनों के मिलने से बने मिश्रण को, भैया यहां से जो पानी निकला ये इसमें गया, यहां पे भी मिक्स हुआ। अब दोनों के मिश्रण से भैया जो भी मिश्रण बना उस मिश्रण को कंडेंसर द्वारा ठंडा किया। मतलब यहां देख लीजिए बबुआ, कंडेंसर के द्वारा ठंडा किया गया, ठीक है। और ठंडे मिश्रण को एक यू आकार की नली में इन्होंने प्रवाहित कर दिया। तो देख सकते हैं बबुआ, ये आया एक यू आकार का, इस तरह से एक नली है तो यू आकार की नली में एकत्रित कर दिया। और बाद में भैया देखा तो ये इसमें जो पानी इकट्ठा था वो गंदे लाल रंग का एक द्रव था,
ठीक। और जब इसका भाई मतलब ये प्रक्रिया बार बार 1 सप्ताह तक दोहराई गई, ये बार बार 1 सप्ताह तक इन्होंने लगातार ये किया। फिर उसके बाद जब इसका निरीक्षण किया, यानी इसको देखा, तो इस पानी में ग्लाइसिन, एलेनिन नामक एमिनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिक का इसमें निर्माण हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से भैया क्या है, इन्होंने ये पता लगा लिया कि हाँ वास्तव में कि जो जीवों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत दिया गया है प्राचीन काल में, वो कहीं ना कहीं सटीक बैठता है, क्योंकि इन्होंने वो सारी चीजों को भी लैब में क्या कर लिया, देख लिया। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। चलिए इतना हो गया, फिर से समझ लेना है एक सरसरी निगाह से। इन्होंने क्या किया, एक बड़े से फ्लास्क में मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1:2 के अनुपात में ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया भैया, फिर एक छोटे मतलब एक अन्य फ्लास्क में उबलता हुआ जल ले लिया। फिर उबलते हुए जल को एक मुड़ी हुई नली की सहायता से इसमें प्रवाहित किया, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोड की सहायता से विद्युत स्फुलिंग कराया। फिर उसके बाद हुआ क्या भैया, जब विद्युत स्फुलिंग कराया तो ये गर्म हुआ। गर्म होने के बाद ये वाला जो जल इसमें मिक्स हुआ था, उबलता हुआ जल, फिर क्या किया, यहां पर कंडेंसर में पहुंचता है, इसके द्वारा ये ठंडा होता है, फिर आकर के यू आकार की नली में इकट्ठा हो जाता है। 1 सप्ताह तक बार बार ये चीजें इन्होंने किया। उसके बाद देखा 1 सप्ताह के बाद, तो यहां पर लाल गंदे रंग का एक द्रव इकट्ठा हुआ था, जिसमें देख सकते हैं शर्करा, एलेनिन, ग्लाइसिन आदि ये पदार्थ इसमें उत्पन्न हो गए थे। इससे वही पता चला कि जीवों की उत्पत्ति के लिए ये क्या होते हैं, महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ठीक है, तो भैया इतना तो हो गया, इसको भी कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अब देखते हैं भैया समजात अंग क्या है। समजात अंग क्या है, उदाहरण सहित समझाना है। देखिए बच्चों, टॉपिक हर चैप्टर में बहुत सारे हैं, और हम केवल उन्हीं टॉपिक को देखेंगे जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं 99% हो। ठीक है, 1-2% में इधर उधर आपका हो जाता है भाई, वो तो क्या है कि जब हम इसके बाद पूरा चैप्टर यानी पहले से लेकर 13वें चैप्टर का पूरा एक साथ रिकॉल करेंगे, तब उसमें छोटे छोटे जो अन्य बचेंगे उनका भी निपटारा होगा। इसके लिए परेशान नहीं होना भाई। जिस तरह पिछली बार हमने पूरा बायोलॉजी का एकदम गजब की तैयारी करवा दिया था बच्चों को, पूरा का पूरा फोड़ के आए थे, वैसे होगी, डोंट वरी, परेशान नहीं रहना बच्चों। ठीक, तो भैया समजात अंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि हम इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में रखेंगे, क्योंकि 24 के अंदर भी देखे तो बच्चों ये 2 से 3 सेट में आया था। 2024 में 2 से 3 सेट में आया था, लेकिन वहां समजात अंग नहीं पूछा था, वहां समजातता किसे कहते हैं। तो भैया समजातता क्या है वो भी अभी हम बताएंगे। समजात अंग पहले जान लेते हैं क्या है, उदाहरण सहित समझा। देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा, समजात, समजात यानी जिनकी जात ही समान हो, यानी एक जैसे हो बनावट में, रंग रूप में, है ना, रंग रूप में नहीं बनावट में। ठीक है, एक जैसे हो। तो ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन भैया कार्य में भिन्न होते हैं। मतलब बच्चों कि जिनका स्ट्रक्चर एक जैसे हो, ऐसे अंग जिनका स्ट्रक्चर एक जैसे हो बट उनके कार्य अलग अलग हों। ठीक है, तो ऐसे अंग को कहा जाता है समजात अंग, तथा इस घटना को क्या कहते हैं, समजातता कहते हैं। और यही समजातता पूछ लिया था। ठीक है, तो वही कि भाई ऐसे अंग जो क्या है, हमने बताया कि आकृति यानी बनावट में एक जैसे हों लेकिन कार्य के आधार पर वो अलग हों, भाई कार्य उनके अलग अलग हों, तो ऐसे अंग समजात अंग कहलाएंगे। और भैया इस घटना को समजातता कहते हैं। अब देखिए जैसे में सील हो गया, व्हेल के चप्पू, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ। अब भाई सबके देखिए स्ट्रक्चर एक जैसे, व्हेल है तो भैया व्हेल के भी जो होते हैं वो एक तरह से उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। पक्षी के जो पंख होंगे तो पक्षी के पंख भी उनको उड़ने में मदद करते हैं, इस तरह से ऐसे यूं ऐसे फैले रहते हैं, है ना। उसके बाद चमगादड़ के पंख है, वो भी क्या है, उनको उड़ने में ही मदद करते हैं। तो यहां मनुष्य के हाथ जो है तो भाई वो चीजों को पकड़ने में, तो सबके काम अलग अलग है कि नहीं। तो यहां पर वही चीज है कि भैया क्या होते हैं, इनके कार्य में वो भिन्न होंगे लेकिन स्ट्रक्चर में एक जैसे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अवशेषी अंग क्या है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।
ये भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है भैया, हर साल मतलब हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है कि अवशेषी अंग क्या है। नाम ही है बबुआ अवशेषी, यानी एक अवशेष। देखिए अवशेषी अंग क्या है, ऐसे अंग जो प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों में, जो हमारे बहुत समय पहले जो दादा बाबा के दादा बाबा उनके भी दादा बाबा है ना, इस तरह से, तो प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे उन पूर्वजों में ऐसे अंग मतलब जो उस टाइम प्रचलन में थे और उस टाइम क्या है प्रयोग में लाए जाते थे, लेकिन आज के समय में प्रयोग में ना लाए जाने के कारण धीरे धीरे वो विलुप्त हो चुके हैं, और मतलब विलुप्त हो चुके हैं या होने के कगार पे हैं या भविष्य में हो जाएंगे विलुप्त। तो ऐसे अंग को अवशेषी अंग कहा गया, यानी आज के टाइम में जो अवशेष के रूप में शेष बचे रह गए हैं, जिनका कोई काम नहीं है, तो ऐसे अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं बबुआ। जैसे तो भाई लिखेंगे ना परिभाषा, ऐसे अंग जो पूर्वजों में क्रियाशील एवं सक्रिय होते थे। हमने बताया ना कि दादा बाबा के जमाने में वो एक्टिव थे, लेकिन उपयोग में ना लाए जाने के कारण आधुनिक मानव में बबुआ ये केवल अवशेष के रूप में, यानी एक बचा खुचा एक अवशेष, एक वही जैसा चिन्ह होता है बचा रह गया है, वही मतलब अवशेष बच गए हैं अथवा भविष्य में क्या है विलुप्त हो जाएंगे, तो ऐसे अंग को अवशेषी अंग कहा जाता है। ठीक, जैसे में कर्ण पल्लव की पेशियां, कर्ण पल्लव बोले तो बबुआ ये जो कर्ण पल्लव की पेशियां इनका क्या काम है, कोई काम नहीं। अब कहेंगे बहुत काम है ना, सुंदर दिखाई देते हैं मनुष्य ईश्वर, हाँ ये बात अलग है, ठीक है, लेकिन कर्ण पल्लव नहीं भी रहेगा तब भी आदमी को सुनाई देगा। अगला है शरीर पर बाल, कहेंगे इनका क्यों नहीं काम है ना, सर से बाल उड़ जाए आदमी टकला लगेगा, कैसे लगेगा गंजा, हाँ वो बात अलग है, लेकिन शरीर पर अगर बहुत ज्यादा बाल हैं तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, आदमी मर थोड़ी ना जाएगा। तो ये अवशेष हैं, पहले तो और ज्यादा बाल हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे देखो कि भाई क्या है शरीर पर बाल नहीं है। ठीक, कहेंगे अब वो तो भाई मसाज ज्यादा होगा, कहाँ होंगी। और अक्ल दाढ़ है, अक्ल दाढ़ हो गया, कृमि रूप पर शेषिका हो गया, ठीक है, जो कशेरुक पुच्छ होता है, यानी पहले तो पूंछ हुआ करती थी, आज के टाइम में पूंछ किसको है, नहीं है ना, तो ये सारी चीजें, तो ये सब हो जाते हैं बबुआ अवशेषी अंग। आई बात समझ में, चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला अब तक का सबसे लाजवाब टॉपिक, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। अगर लैमार्कवाद की बात करें तो ये भी बच्चों हर साल मिनिमम की बात कर रहे हैं 2 से 3 पेपर सेट में पूछा जाएगा, याद रख लेना इस बात को, और वो भी पूरे के पूरे 3 नंबर में, लेकिन उदाहरण सहित समझाएगा तो पूरा 5 नंबर का भी आ सकता है। देखिए क्या है कि लैमार्कवाद क्या है, इसको समझाना है, ठीक है। देखिए भैया लैमार्कवाद क्या है, तो लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने ये क्या कहते हैं कि जीवों के विकास को समझने के लिए 2 प्रमुख सिद्धांत दे दिए। कौन सा दिया, चलिए देखते हैं। पहला अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। इसमें इन्होंने ये बताया, ध्यान से समझना, इन्होंने ये बताया कि कोई भी जीव प्रकृति में जिस अंग का अधिक क्षमता के साथ उपयोग करता है उस अंग का अधिक विकास होता है, ठीक है, तथा जिस अंग का वो उपयोग नहीं करता है, यानी जिस अंग का उपयोग नहीं होता है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। किसने कहा, लैमार्क जी ने कहा। लैमार्क जी ने क्या कहा कि इस नेचर में कि कोई भी जीव जिस अंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करता है वो अंग क्या होता है, विकसित रहेगा, वो अंग वृद्धि और विकास करेगा, लेकिन जिस अंग का प्रयोग नहीं किया जा रहा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और एक टाइम के बाद विलुप्त हो जाएगा। और इसके लिए बच्चों बहुत ज्यादा पूछता है, किसका उदाहरण, तो भैया एक इसके लिए जैसे में इन्होंने 2 उदाहरण दिए थे। पहला जिराफ का हम बोल दे रहे हैं, यहां पर लिखा नहीं है लेकिन आपको पूरा लिखना पड़ेगा वहां पे, जिराफ और सर्प का उदाहरण देकर समझाइए, पूछा जाएगा ऐसे। तो इन्होंने ये बताया, भाई पहला जिराफ के बारे में जान लेते हैं कि लैमार्क जी ने ये बताया कि पहले जो अफ्रीका के जंगल में है जिराफ, उनमें अगर हम बात कर लें तो उन्होंने बताया
कि वो पहले एक नॉर्मल यानी एक सामान्य बनावट वाले जीव थे, हिरण की तरह उनकी आकृति हुआ करती थी। इन्होंने बताया कि वहां पर मतलब एक टाइम में अकाल अर्थात सूखा पड़ गया, तो भाई पृथ्वी पर धीरे धीरे घास फूस खत्म होने लगे। तो वहां के जो जिराफ थे उन्होंने भोजन के तलाश में अर्थात भोजन के लिए क्या किया, जो भी पौधे थे यानी छोटे बड़े पेड़ थे उनकी पत्तियां जो लटक रही थी, टहनियां लटक रही थी, तो अपने दोनों पैर उठाकर उचक उचक कर, यानी जैसे बकरी होती है ना, टांग आगे उठा करके कोई चीज पत्ती खाने लगती है, इसी तरह से इन्होंने बताया कि अपने दोनों टांगों को उठाकर अपनी गर्दन ऊंची करके यानी उस भोजन के लिए प्रयास करते थे, यानी पत्तियों को खाने का प्रयास करते थे। और धीरे धीरे ऐसा होता चला गया, तो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जो संतानें आती चली गई, उन संतानों में भी उनकी जो लंबी गर्दन होती चली गई और अगली दोनों टांग ऊंची होती चली गई। इस तरह से जिराफ के एक नई प्रजाति का जन्म हो गया, है ना। बड़ा ही वाहियात सा सिद्धांत दिया इन्होंने, लेकिन लैमार्क ने मतलब जो सिद्धांत दिया था इनका जमकर आलोचना हो गई। डार्विन ने कहा ऐसा कुछ नहीं है बबुआ, आप जो बता रहे वो गलत है। उन्होंने बताया कि नेचर में दोनों तरह के जिराफ विद्यमान हैं, छोटी गर्दन वाले, छोटे अगली जो जिनकी टांगे छोटी होती हैं वो भी, और ऊंची गर्दन वाले और ऊंची टांगों वाले भी वो हैं। तो दोनों तरह के जिराफ हैं। भाई प्रकृति में जो अपने आप को सरवाइव कर लिया, जो जीवन संघर्ष में या प्रतिस्पर्धा में जो क्या है भाई नेचर के अनुसार ढला रहा वही जीवित रहा, बाकी विलुप्त हो गए, उनका कहना था। बट यहां पर लैमार्क ने कोई और ही लॉजिक लगा दिया। तो वहां पर आपको यह समझाना पड़ेगा जो अभी हमने कहा, ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक। और दूसरा इन्होंने सर्प का उदाहरण दिया, इसको भी ध्यान से सुनना, क्या लिखना है बबुआ। देखिए यहां पर भी लैमार्क के अनुसार कि पहले सर्प के पैर हुआ करते थे, ध्यान से सुनिएगा, लिखना पड़ेगा बच्चों कि पहले सर्प के पैर हुआ करते थे। फिर क्या था कि भैया सर्प को झाड़ियों में जैसे चलने के लिए, बिल में घुसने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए बहुत समस्या होती थी। फिर हुआ क्या, सर्प अपने पैर को उठाकर शरीर के सहारे यानी रेंगते हुए चलने लगे, और धीरे धीरे जब वो रेंगते चल रहे थे यानी पैर का उपयोग नहीं किया, तो धीरे धीरे पैर क्या हो गए, विलुप्त हो गए, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो गए भैया, पैर विलुप्त होते चले गए, ये इन्होंने बताया। फिर इससे क्या हुआ, एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ जिनमें क्या है, सर्प के पैर ही नहीं है, ठीक। तो ये दो उदाहरण इन्होंने दे दिया था लैमार्क ने। आई बात समझ में, तो आपको ऐसे दर्शाना पड़ेगा। दूसरा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। दूसरे में भैया इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से अनेक लक्षण उपार्जित करता है। ये तो बात सही है, लेकिन आगे इन्होंने ये बता दिया कि यही उपार्जित लक्षण उनकी संतानों में पहुंच जाता है। ये बात गलत बता दिया इन्होंने, तथा धीरे धीरे इससे एक नई जाति बन जाती है। इन्होंने ये जब जैसे ही ये नियम दिया तो जमकर बहुत सारे वैज्ञानिक फिर से इनके पीछे पड़ गए। नो 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 नो, यहां तो कुछ तो गड़बड़ है, आपने जो नियम दिया हम उससे सहमत नहीं हैं। तो पूछता है कभी कभार कि लैमार्कवाद के नियम की आलोचना कीजिए, तो आप आलोचना कर देंगे। इन्होंने ये बताया, तो भैया बहुत सारे वैज्ञानिक इनके पीछे पड़ गए कि इन्होंने बताया कि जन्म के बाद व्यक्ति के अंदर जो भी वातावरण के कारण उपार्जित लक्षण आते हैं वही उनकी संतान में चले जाते हैं। इन्होंने बताया, अभी जस्ट ये आपने देखा, तो इनकी आलोचना ये हुई, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बोल दिया, ध्यान सुनना, लिखना पड़ेगा कि भैया पहलवान की संतान पहलवान क्यों नहीं होती, क्योंकि वो तो भाई जिम में जाकर मसल से अपना डेवलप करता है, तो पहलवान की संतान भाई पहलवान क्यों नहीं होती। दूसरा, डॉक्टर की संतान डॉक्टर क्यों नहीं होती। या फिर तीसरी चीज कि भैया लोहार का जैसे दाहिना हाथ, भाई जिस हाथ से काम करता है, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, तो जिस हाथ से वो ज्यादा काम करेगा, भाई अगर वो लेफ्ट हैंड वाला है तो उसका वो मजबूत होगा, तो जनरली ज्यादातर दाहिने वाले होते हैं, तो भाई लोहार का जो दाहिना हाथ है वो मजबूत होता है, तो भाई संतानों में भी तो पहले से मजबूत रहना चाहिए। या फिर एक नियम मतलब बताया गया, आलोचना किया गया कि मान लेते हैं कि भाई किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट में ठीक कोई शरीर का अंग नष्ट हो जाता है, कट जाता है, तो फिर भी उनकी संतान सही सलामत क्यों पैदा होती, उसका भी हाथ पैर कटा रहना चाहिए। या फिर भैया जैसे कहा गया कि भारत में नाक और कान छेदने की प्रथा है बचपन में ही लड़कियों में,
लेकिन फिर भी लड़की का जन्म होता है तो भाई यानी पूरी जिंदगी तो माँ के, जो माँ है, बहन है, कुछ भी है, तो भैया उनके कान और नाक छेदे होते हैं, पूरी जिंदगी वैसे हैं। फिर भी जब बच्ची का जन्म होता है तो कान और नाक छेदा रहना चाहिए ना, क्यों नहीं होता है? तो जमकर इनकी आलोचना की गई, ठीक है, ये आलोचना की गई। जैसे चाइना में क्या होता है, बच्चों में बचपन में उनको पैर उनके छोटे रखने के लिए, एक सही आकार में रखने के लिए लोहे के जूते पहनाए जाते हैं, फिर भी जन्म होगा तो वो पैर इधर उधर ही रहता है। तो भाई जब पहनाया जा रहा है तो भाई धीरे धीरे एकदम सही हो जाना चाहिए ना, क्यों नहीं हो रहा है? तो ये इनकी दूसरे लक्षण की, मतलब दूसरे नियम की आलोचना हो गई। आई बात समझ में? ध्यान से समझिएगा, टॉपिक ये ज्यादा से ज्यादा सुनने वाला है बबुआ, लैमार्कवाद और डार्विनवाद में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया। चलिए अब देखते हैं हम डार्विनवाद को। लैमार्कवाद हो गया, अब डार्विनवाद को समझ लेते हैं। देखिए डार्विनवाद क्या है, तो डार्विनवाद अथवा इसी को प्राकृतिक वर्णवाद बोलते हैं, और ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी भैया हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। 2024 के अंदर अगर आप देखें तो ये 4 पेपर में पूछा था, 4 सेट में। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर 4 सेट में टॉपिक पूछा जा रहा है। 4-4, 5-5 सेट में, वो भी पूरे लॉन्ग वाले में पूछा था, ठीक है, 3 नंबर नहीं तो 5 नंबर डायरेक्टली। देखिए भैया डार्विनवाद या इसी को प्राकृतिक वर्ण पूछेगा, ठीक, इसका वर्णन करना है। तो चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की, मतलब जातीय उत्पत्ति, ठीक है, जाति की उत्पत्ति या जातीय उत्पत्ति, ये इनकी किताब थी। इसमें इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या किया, और इन्होंने मतलब 3 से 4 बातें बताई सिद्धांत में। पहला क्या कहा कि जीवन में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जीवों में होगा, जीवन में नहीं, जीवों में, कि जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। भाई इन्होंने ये कहा कि संसार में जो जीव होते हैं, प्रत्येक जीवों में संतान उत्पत्ति यानी अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता पाई जाती है, ठीक है। पहला नियम बताया कि प्रत्येक जीव में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है, ठीक, और इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन की इन जातियों की आबादी लगभग निश्चित तथा संतुलित बनी रहती है, ठीक है। तो ये इन्होंने पहला बताया, ठीक है। ऐसा नहीं कहा कि हाँ ये हो जाएगा तो एक नई जाति बन जाएगी, ऐसा कुछ भी इन्होंने फालतू बकवास नहीं किया। दूसरी बात, जीवन संघर्ष, इन्होंने दूसरी बात में यह बताया कि सभी जीव यानी प्रत्येक जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, और जाहिर सी बात आज हम भी संघर्ष कर रहे हैं, आप भी संघर्ष कर रहे हैं। आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं? तो 90+ लाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, भविष्य में कुछ करने के लिए हम भी संघर्ष कर रहे हैं। भाई हमारा संघर्ष करने का 2 मकसद है, एक तो अपनी जीविका चलाने के लिए कर रहे हैं, दूसरा भैया हमारा भी एक मकसद है आप सबको टॉप करवाने का, ठीक है। तो हर कोई क्या करता है, इस जीवन में जीवित रहने के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करता है, लड़ता है, ठीक है। तो यही चीज बताया कि सभी जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हर मोड़ पर आपके मुसीबत आएगी, याद रखना, ठीक। और किसके लिए भैया? तो भोजन, आवास और उचित वातावरण के लिए जीवधारी में जीवन संघर्ष होता है। भाई आज के टाइम पे आदमी लड़ क्यों रहा है, क्यों संघर्ष कर रहा है? तो भैया भोजन के लिए, आवास रहने के लिए, ठीक है, उचित वातावरण, एक अच्छा एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। और जीवन संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय या फिर वातावरणीय हो सकता है, ठीक है। मतलब ये जो संघर्ष होगा सजातीय यानी समान जातियों के बीच, जैसे आदमी आदमी के बीच हो रहा है तो सजातीय, अंतरजातीय तो समान नहीं असमान जातियों के बीच, जैसे मनुष्य और जीव जंतुओं के बीच हो जाए, कोई भी मतलब अन्य जो जानवर हो गए उनके बीच हो जाए, अंतरजातीय हो जाएगा, ठीक है। और जब आप पर्यावरण से लड़ते हैं, पर्यावरण के साथ आप संघर्ष कर रहे हैं तो वो हो जाएगा पर्यावरणीय, ठीक है। तो समझ में आया? चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हाँ साइड हट जाते हैं, हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं, अब अगला देख लेते हैं। भाई तीसरी बात इन्होंने क्या बताया, तीसरा सिद्धांत क्या दिया भैया? तो मतलब वातावरण में निरंतर परिवर्तन। देखिए इन्होंने बताया, जो लैमार्क ने उपार्जित लक्षण की बात की थी
वहीं पर डार्विन ने वातावरण में निरंतर परिवर्तन को बताया। इन्होंने ये बताया कि जीवधारी निरंतर वातावरण से प्रभावित होते रहते हैं और पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होने के कारण इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल रखता है वह लंबे समय तक जीवित रहता है, और जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं रख पाता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, अर्थात विलुप्त हो जाएगा। ये इन्होंने एकदम सही वाली बात बोल दी। ठीक है, एक मिनट। समझ में आया भैया? ये इन्होंने बताया। ठीक है, इन्होंने जो कहा एकदम सही कहा। इन्होंने ये बताया कि जो हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं वातावरणीय, भाई वो परिवर्तन क्या है? भाई हमारे अंदर इसलिए होते हैं कि हम अपने आप को नेचर में ढाल लें। जिससे भाई आप कश्मीर के क्षेत्र में चले जाओ, ठंडा प्रदेश है, अगर वहां ढंग से नहीं रहते हो तो राम नाम सत्य है, काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, किसी गर्म प्रदेश में चले जाओ, अपने यहाँ का तापमान समान है, मतलब एक ठीक ठाक है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को संतुलित बनाए रखने के लिए आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना, और धीरे धीरे आप तब जा करके उस वहाँ के नेचर के अनुसार अपने आप को ढाल लोगे, तब वहाँ का भैया आपको मतलब जो नेचर है रास आ जाएगा, वहाँ पर रहने लायक हो जाएंगे। तो ये चीज होता है, और इन्होंने बताया कि विभिन्नताएं वातावरण के कारण ही आती हैं और वो पीढ़ी में नहीं बदलेगी। पता चले भाई आप कश्मीर में चले जाओ, सेब की तरह लाल लाल हो जाओ, फिर उसके बाद जैसलमेर की गर्मी में भेज दो जाओ, पता चले आदमी का भट्ठे से मुंह निकाल कर ऐसे रख दिया गया है, कलुआ कलुआ हो जाएंगे। तो ये तो वातावरण के कारण है ना। जहाँ का जलवायु बहुत ज़्यादा गर्म होगा वहाँ सांवले आदमी वैसे भी हो जाएंगे, और जहाँ पर एकदम ठंडा प्रदेश रहेगा आप लाल लाल हो जाएंगे सेब की तरह। तो ये परिवर्तन जरूरी नहीं कि आप ऐसे हैं तो आने वाली संतानें सब ऐसे ही हो जाएंगे, ये तो वातावरण के कारण है ना, कि वातावरण के कारण है। धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना हो जाए। भाई धूप में निकलोगे, ज़्यादा काम करोगे, काले हो जाएंगे, सांवले हो जाओगे। अब पता चले अंदर एकदम एसी कूलर वाली फीलिंग लेते हुए कांच के अंदर बंद बैठे हो, तब तो अपने आप गोरे हो जाओगे। तो ये तो वातावरण के कारण, इनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये हो जाता है भैया डार्विन का तीसरा सिद्धांत। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बबुआ? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला बबुआ कि मानव के विकास पर एक निबंध लिखना है। ये भी भैया काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बात कर ले बच्चों तो 3 से 4 सेट में हर साल पूछता है, तो ये भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में रख रहे हैं। अब इसमें कई मतलब यहां पे क्वेश्चन तो आपका एक दिख रहा है, लेकिन यहां से 5 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। चलिए बताते हैं, और जो सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाएगा वो भी हम आपको बता देंगे। देखिए भैया, मानव के उद्भव या मानव के विकास पर निबंध पूछेगा कि मानव का अगर पूरा पूछ लेगा पांचों तो 5 नंबर का आएगा, नहीं एक एक करके पूछेगा तो 1 या 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, देखिए भैया कि अफ्रीका, यूरोप और एशिया में कुछ मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए। ये सभी मायोसीन एवं पूर्व प्लियोसीन काल में प्राप्त हुए, और मानव मतलब जो उद्भव है या मानव का विकास प्लिस्टोसीन युग में हुआ। बहुविकल्पी में पूछता है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है बबुआ, बहुविकल्पी में पूछ लेता है कि मानव का जो उद्भव है किस युग में हुआ, तो प्लिस्टोसीन युग में हुआ। अब मानव में कई मानव होते हैं। पहला रामपिथेकस मानव, पहला रामपिथेकस मानव, याद रखना। अब रामपिथेकस मानव समझ लो नहीं पूछता है। ठीक है, ये बहुत 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 समय पहले वाला है। ठीक है, तो इसका विकास लगभग 1 करोड़ साल पहले। अब समझ सकते हैं कि भैया ये कितने साल पहले की बात है। 1 करोड़ साल पहले मायोसीन युग में हुआ था, और भारत की शिवालिक पहाड़ियों पर इनके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। जो शिवालिक पहाड़ियां हैं भारत की, वहां पर इनके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, है ना। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया। चलिए अब आते हैं दूसरा। अब देखिए यहां से अब शुरू होते हैं। अब भैया जितने होंगे ना ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछेगा जावा मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। जावा मानव क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए जावा मानव है क्या, इस मानव का विकास पूर्व तथा मध्य प्लीस्टोसीन युग में हुआ, और भाई ये मतलब लगभग 6 लाख वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, और इनका जो जीवाश्म है वो जावा के त्रिनिल नामक स्थान से प्राप्त हुआ है।
ठीक है, जावा मानव का जो जीवाश्म है वो जावा के त्रिनील स्थान से प्राप्त हुआ है और इसकी कपाल क्षमता 750 से 1000 सीसी थी। कहने का मतलब ठीक ठाक एवरेज, यानी इनमें यूं समझना कि मानसिकता यानी बुद्धि होती थी थोड़ी, ठीक। और ये क्या है, अग्नि का प्रयोग करना जानते थे, ठीक। ये क्या है, अग्नि का प्रयोग करना जानते थे, याद रखना, बहुविकल्पी में पूछ सकता है, ठीक है, कि जावा मनुष्य के अंदर लक्षण होते थे, तो भैया आप विकल्प में दे सकता है, याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा जावा मनुष्य। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, दूसरा जावा मनुष्य हो गया। तीसरा, अब यहां पे देखिए जितने हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निएंडरथल मानव, निएंडरथल मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे बोल देगा कि निएंडरथल मानव क्या है, तो भी इस मानव का अर्थात इनका जो विकास है लगभग 1.5 लाख वर्ष पहले हुआ तथा इनका जो जीवाश्म में निएंडरथल नदी, बोले तो ये जर्मनी में है, यहां से प्राप्त हुआ था, ठीक है। इनका जीवाश्म कहां, निएंडरथल नदी के पास से ही हुआ था, इसीलिए नाम रख दिया गया निएंडरथल, और उसमें जावा से प्राप्त हुआ था इसलिए जावा नाम रख दिया गया, ठीक है। और ये लगभग 25,000 वर्ष पहले विलुप्त भी हो गए और इनकी कपाल क्षमता 1450 सीसी अर्थात मनुष्य के समान थी, यानी इनमें उतना बुद्धि होती थी कि जितना मानव में आज के यानी आधुनिक मानव में है, ठीक है। और इनकी लंबाई लगभग 5 फीट 4 इंच के लगभग में थी, इनके आसपास थी, और ये वास्तविक मनुष्य थे जिनमें संस्कृति की उत्पत्ति हुई और ये हथियार भी बनाना जानते थे। कहने का मतलब ये लगभग लगभग आधुनिक मानव से मिलते जुलते थे, लेकिन भैया ये भी 25,000 वर्ष पहले विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। तो ये रहा निएंडरथल मानव। आई बात समझ में? अब इतना आसान और इतने भाई लॉजिकल तरीके से बबुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना हम जरूर कहेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं बबुआ। अगला क्या है, नेक्स्ट है कि क्रो मैग्नान मानव, मानव ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। आप 2024 का ही पेपर देखो, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो ना आया हो, किसी में क्रो मैग्नान मानव, किसी में जावा मानव, किसी में निएंडरथल मानव, किसी में आधुनिक मानव, पूछा जरूर है, ठीक है। तो क्रो मैग्नान मानव क्या है, तो भैया ये 50,000 वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे तथा ये 20,000 वर्ष पहले विलुप्त हो गए, ठीक है। इनका जो जीवाश्म है वो क्रो मैग्नान, ये फ्रांस में है, के पत्थरों से प्राप्त हुआ था। इनकी कपाल क्षमता 1600 सीसी थी। अब समझ सकते हो इनकी तो भैया 1600 सीसी, यानी आधुनिक मानव से भी ज्यादा ये दिमागदार थे, ठीक है। कहने का मतलब ये आधुनिक मानव से भी अधिक क्या बुद्धिमान थे, यानी इनकी कपाल क्षमता आधुनिक मनुष्य से भी अधिक थी। और ये सीधे मानव के पूर्वज माने जाते हैं, मानव के क्या है, ये पूर्वज माने जाते हैं। इनका कपाल संकुचित तथा बड़ा एवं चेहरा जो था वो चौड़ा था, ठीक है। इनके गोल मस्तिष्क, सकरी नासिका और मोटे एवं चौड़े जबड़े हुआ करते थे, ठीक। इनमें मुलायम पैर होते थे और ये गुफा में भैया रहने वाले क्या है, एक शिकारी थे, ठीक है। और यह प्रजाति मध्य पूर्व अफ्रीका तथा यूरोप में पाई जाती थी। तो ये हो जाता है क्रो मैग्नान मानव। और क्रो मैग्नान मानव कुछ ज्यादा ही पूछता है, जितना जैसे इसमें आधुनिक मानव बहुत ज्यादा पूछता है, उसी तरह से ये क्रो मैग्नान मानव पूछता है, याद रखना भैया, ठीक है। जो काम वाली चीजें हैं सब में कि इनका जीवाश्म कहां से मिला, ये भाई कब इनका भाई विकास हुआ, कब ये विलुप्त हो गए, और भैया इनकी कपाल क्षमता क्या थी, इतना सब में 3-4 टॉपिक याद रखना होगा बबुआ, ठीक। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया भैया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला है आधुनिक मानव। आधुनिक मानव में ज्यादा पूछता है क्योंकि भैया ये आधुनिक मानव हम और आपकी बात कर रहा है। तो आधुनिक मानव क्या है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के नजरिए से। यह लगभग 25,000 वर्ष पहले, मतलब ये रहने वाली प्रजाति है, ठीक। मतलब 25,000 वर्ष से रहने वाली, 25,000 साल से ये प्रजाति निवास कर रही है धरती पर। इसके अंतर्गत निग्रोइड, मंगोलोइड या ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, आदि प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। और इनकी औसत जो कपाल क्षमता है 1350 से 1500 सीसी। बोले तो एक एवरेज देखें तो अभी इसके पहले देखा था ना 1450 सीसी,
ये एवरेज सब में निकाल लेते हैं। इसके बीच का भैया लगभग 1450 सीसी की भैया इनकी कपाल क्षमता होती है, यानी 1450 सीसी का इंजन समझो होता है आपके अंदर, ठीक है। और इनका जो भाई प्रमस्तिष्क होता है, पूरा मस्तिष्क नहीं, यहाँ पे प्रमस्तिष्क अत्यधिक विकसित होता है, मतलब बहुत ज्यादा। भाई तभी तो हम कोई चीजों को आराम से सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और आधुनिक मानव का जो निकट संबंधी है वो क्या है, चिंपैंजी बंदर को माना गया। ये जो चिंपैंजी बंदर है वो हमारे निकट संबंधी हैं पूर्वजों में, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये रहा भैया कि आधुनिक मानव। तो मानव से संबंधित भी आपके 5 टॉपिक यानी 5 प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब देखिए भैया, वैसे इसमें अब जो है अंतर वाले प्रश्न हैं, अंतर वाले प्रश्नों का हम एक अलग से भैया सीरीज लाएंगे, बट इसमें एक टॉपिक और बचा है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। मानव तथा कपि में तुलना, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है, कि मानव और कपि में तुलना, इसको चलिए देख लेते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं भैया मानव, एक तरफ कपि, एक तरफ कपि, ठीक है, यानी ये भी पूरे मानव से मिलते जुलते हैं, ठीक। तो मानव और कपि में आपको भाई यहां पर बोल देगा तुलना करना। अब समानता असमानता है, तुलना में समानता असमानता दोनों होगा, याद रखना। तो पहला है भैया, जिससे मानव की बात कर ले तो मानव के अंदर याद रखना बबुआ, मतलब जो भुजाएं होती हैं वो अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। हमारे अगर देखें तो जो पैर के ये घुटने हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन कपि में आगे के जो गौरिल्ला वगैरह देख लीजिए आप, साउथ की मूवी, साउथ क्या ज्यादा हॉलीवुड में देखिए, ये आगे वाले हाथ बहुत लंबे होते हैं, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे भैया इनकी भुजाएं छोटी होती हैं, मानव में छोटी होती हैं, इनकी जो भुजाएं हैं वो अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। बट इनकी बात कर ले भैया तो इनकी भुजाएं लंबी होती हैं, इनकी भुजाएं क्या होती हैं भैया, लंबी होती हैं, लंबी होती हैं, ठीक। 2 से 3 से 4 देख लेंगे, बहुत है। दूसरा भैया अगर हम बात कर लें दूसरे में, तो ये सीधे सीधे 2 पैरों पर खड़े होते हैं, 2 पैरों पर खड़े होते हैं, खड़े होते हैं, ठीक। बट इनकी बात कर ले भैया तो ये, ठीक, ये 4 पैरों पर संतुलित होते हैं, संतुलन में होते हैं, ऐसा लिखो, संतुलन में होते हैं 4 पैरों पर। मतलब खड़े होने का तो 2 भी पे खड़े हो जाएंगे, बट भाई ज्यादातर जैसे चलते हैं तो इनका संतुलन 4 यानी चारों पैरों पर, चारों पैरों का मतलब ये भाई हाथ पैर दोनों, ठीक है ना। चलिए आई बात समझ में। तीसरा तो भैया यहां पे मादा में अगर मानव की बात कर ले तो मादा में स्तन का विकास होता है, स्तन का विकास होता है, विकास होता है, यानी स्तन जो होता है यानी सीने पे जो वक्षस्थल होता है वो चौड़ा होता है, ठीक, उभरा हुआ। बट इनमें अगर हम बात कर ले भैया तो इनमें क्या होता है, मादा में स्तन का विकास नहीं होता है, मादा में स्तन का विकास नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। और एक जैसे और लिखना चाहेंगे तो भैया इनकी कपाल क्षमता, इनकी कपाल क्षमता यानी सोचने समझने की जो क्षमता है, कपाल क्षमता है, वो 1450 सीसी होती है, ठीक। एक एवरेज निकाला गया है, ये इतना होती है, ठीक है। बट इनमें अगर बात कर ले भैया तो इनकी कपाल क्षमता, इनकी कपाल क्षमता, इनकी कपाल क्षमता जो है वो लगभग 750 सीसी की होती है, एवरेज की होती है। मतलब ये क्या है भैया, इनमें अल्प बुद्धि होती है, यानी थोड़ी बुद्धि होती है, यूं समझना कि बस थोड़ा दिमाग होता है, ज्यादा नहीं। उसके बाद और भी लिखना चाहेंगे तो जैसे इनकी जो भौहें, पलकें होती हैं, भौहें मनुष्य में क्या है, भौहें पतली होती हैं, ठीक है। लिखना चाहेंगे तो ये जो भौहें पतली होती हैं,
लेकिन इनमें जो भौहें होती हैं भैया, जो ये बरौनी होता है ऊपर ना, इनमें भौहें बहुत मोटी होती हैं। भौहें क्या होती हैं? मोटी होती हैं। ठीक है, तो यहां तो हमने 5 लिख दिए। तो इस तरह से भैया याद रखना, मानव और कपि में तुलना करने को पूछा जाता है। आई बात समझ में? इस तरह से भैया इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिया। और भी हैं जैसे 9 लैमार्कवाद, 9 डार्विनवाद, ये सब एक एक नंबर वाले होते हैं। तो बताया ना कि जब हम एक तरफ से अभी सीरीज लाएंगे किसकी, 1 नंबर वाले प्रश्न पूरे के पूरे चैप्टर का एक बार में ही, फिर उसके बाद 2 नंबर वाले प्रश्न एक बार में पूरा चैप्टर, 3 नंबर वाले प्रश्न, तो उनमें जो भी आपके बचे खुचे होंगे भैया ये भी उसी में हो जाएगा, और बाकी छूटे हुए भी। ठीक है, परेशान नहीं रहना भाई, हम पूरा करवा के छोड़ेंगे। यानी बस आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहो, रटने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।